हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत मानसरोवर भाग 1 की कहानी गुल्ली डंडा के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले हम इस कहानी के पात्र को देखते हैं। पात्र में है गया, मतई, मोहन, दुर्गा कथावाचक। आइए देखते हैं इसकी कथावस्तु को। हंस पत्रिका के फरवरी 1933 के अंक में प्रकाशित इस कहानी का शीर्षक और इसका एक त्वरित पाठ हमारे मन पर जो प्रभाव छोड़ता है वह एक पढ़े लिखे व्यक्ति के उस इलाके में संयोगवश पहुंच जाने से जहां वह पला बढ़ा था पैदा हुए नॉस्टैल्जिक इफेक्ट का आधार लेकर पाठक को उसके जीवन के किन्हीं विस्मृत प्रियतर इलाके में ले जाने वाली कहानी लगती है। पर थोड़ा ही रुकने से यह बात साफ हो जाती है कि यहाँ कहानीकार का उद्देश्य पाठक को उसके जीवन के किसी पुराने प्रिय लोक में वापस ले जाने मात्र नहीं है। कहानी अपनी पहली पंक्ति से ही समकालीन जीवन के दो परस्पर भिन्न दृष्टिकोणों को न केवल सामने लाती है बल्कि एक की अपेक्षा दूसरे को ठोस तार्किक आधारों पर बेहतर ठहराती है। एक और अंग्रेजी दांत दोस्तों द्वारा चुनी गई जीवन विधि है। इनके द्वारा अपनाए गए खेलों में लॉन, कोर्ट, नेट, रैकेट, थापी, बैट आदि महंगी चीज़ों की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर कथानायक द्वारा चुनी गई जीवन विधि है गुल्ली डंडा, जिसे लेखक नरेटर के हवाले से सब खेलों का राजा कहता है। प्रेमचंद लिखते हैं, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च ना कीजिए खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अभी अरुचि हो गई है। यहाँ यह पूछना असंगत ना होगा कि आखिर चीन, जापान, कोरिया या फिर अमेरिका में क्रिकेट को लेकर वह जुनून क्यों पैदा नहीं हुआ जो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की सामान्य पहचान बन चुका है। सामान्य सामाजिक व्यवहार में व्याप्त इस असंगति को सामने लाकर वे चुप नहीं हो जाते, व्यवस्था पर भी कड़ी टिप्पणी करते हैं। कहानी के पहले ही परिच्छेद में आप निम्नलिखित पंक्तियों को देख सकते हैं। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो। इसी तर्क प्रणाली को और आगे बढ़ाते हुए लेखक ने उस अयाचित धारणा का 2 टूक शब्दों में विरोध किया है जिसमें देसी खेलों को बाहरी खेलों की तुलना में खतरनाक बताया जाता है। उनका कहना है, ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी अर्थात बैट को बैसाखी में बदल बैठे हैं। कहानी की शुरुआत में ही अपनी सांस्कृतिक राजनीति को पूरे जनतांत्रिक खुलेपन के साथ निर्भांत अभिव्यक्ति देते हुए वे लिखते हैं, खैर यह अभी अपनी अपनी रुचि है, मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। इसी क्रम में इस खेल के कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं जिन पर गौर किए बगैर कहानीकार के वास्तविक मंतव्य का पता पाना मुश्किल है। खेल के लिए जरूरी सामग्री जैसे गुल्ली और डंडे आदि को खुद से बनाने से लेकर उत्साह और लगन, खिलाड़ियों का जमावड़ा, पदने पदाने से लेकर लड़ाई झगड़े तक सर्वत्र प्रकट होने वाली उस स्वभावगत सरलता को प्रेमचंद बखूबी याद रखते हैं। जहाँ समाज में घर कर गए भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं, अमीर तबकों की पहचान बन चुके बेलिहाज प्रदर्शन और अनर्गल अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ कहानीकार ने इस खेल के साथ कुछ जुड़ी
लगभग हर बात को आत्मीय परख के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें पिता के क्रोध और माँ की चिंता की उपेक्षा तक शामिल है। कहानी के इस खंड से गुजरते हुए पाठक को प्रेमचंद पूरी तरह से गुल्ली डंडे की याद में ही संलिप्त कर देते हैं। ठीक इसी मोड़ पर बिना कोई देरी किए वे अपने उस दोस्त को याद करते हैं जिसका नाम गया है। 4-5 पंक्तियों में प्रेमचंद ने उस तेज तर्रार लड़के का इतना सुंदर चित्र खींचा है जिसे भूल पाना असंभव है। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट, गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। नितांत साधारण ढंग से गया की बात करते करते वे कब खेल के मैदान में पहुंच जाते पता ही नहीं लगता। कहानी की पंक्तियों में गुल्ली डंडे के खेल को जीवंत बनाते हुए लेखक की मर्मभेदी निगाह मानव स्वभाव में निहित एक विचित्र सत्य का संकेत करती है कि जिसमें अपने साथ के लोगों से अपना प्राप्य वसूल करने में हम समय को भूलकर बिना थके लगे रह सकते हैं, पर खुद जब देने की बारी आती है तो 1 मिनट भी भारी पड़ता है। बचपन के उस विशिष्ट अवसर को याद करते हुए कथावाचक घटना की ऐसी सरल अभिव्यक्ति करता है जिसकी सत्यता को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2 ही लोग खेल रहे हैं और गया जीत गया है। दांव देने की बारी कथावाचक की है। थोड़ी देर तो वह दांव देता है, पर कुछ ही समय बाद स्वाभाविक रूप से आनाकानी करने लगता है। प्रेमचंद लिखते हैं, मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। दाव देने से बचने के लिए कथावाचक कल खिलाए हुए अमरूद का हवाला देता है। इस प्रसंग में प्रेमचंद ने संवाद शैली का प्रयोग अद्वितीय कौशल के साथ किया है। इसमें कथा प्रसंग में नाटकीय गत्यात्मकता और जीवंतता दिखाई देती है। 2 बच्चों के खेल से उपजे इस झगड़े में प्रेमचंद वह देखते और दिखाते हैं जो जीवन के कटुतम सत्यों में से एक है। यह बात और है कि केवल बच्चे ही अपनी बातचीत और व्यवहार में इस सत्य को उसकी पूरी कटुता के साथ व्यक्त करने का साहस रखते हैं। पंक्तियाँ देखें, मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। रिश्वत देकर तो लोग खून तक पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। यह सरासर अन्याय था। बच्चों की बातचीत में व्यक्त समझदारी और तर्क पद्धति को देखकर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सहज ही यह कहने की भूल कर सकता है कि कथावाचक को गया के कहने के अनुसार दाव देना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस बात को देखे बगैर नहीं रहा जा सकता कि अपने को बड़ा और समझदार मानने वाले हम सभी जीवन के वास्तविक क्रिया व्यापारों में आज भी लगभग वही पद्धति अपनाते हैं जो उस समय इस कहानी के कथावाचक ने अपनाई है। स्वार्थ के संसर्ग से न्याय और अन्याय दोनों सर के बल खड़े नजर आते हैं। जब बातचीत से बात हल न हुई तो हाथ पांव और डंडा चलाना ही था। कहानीकार की संप्रेषण सिद्धि इस बात में है कि वाच्यार्थ और निहितार्थ परस्पर दूरी के बावजूद न केवल पूरक बल्कि अन्योन्याश्रित प्रतिस्थापन की भूमिका में निभाते हैं। लेखक नितांत सहजता से एक ऐसे गंभीर सामाजिक सत्य को सामने लाता है जिसे दरकिनार करके भारतीय समाज को समझ पाना नामुमकिन है। पंक्तियाँ देखें, मैं थानेदार का लड़का एक नीच जाति के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च ना कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यह गुल्ली डंडा की है कि बिना हर फिटकिरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। अगली पंक्ति, हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेल खेले जाते हैं।
अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है, गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो। अगली पंक्ति, ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी बैट को बैसाखी में बदल बैठे हैं। अगली पंक्ति, खैर यह अपनी अपनी रुचि है, मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। अगली पंक्ति, दुबला लंबा बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही झल्लाहट गुल्ली कैसी हो, उस पर उस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। अगली पंक्ति, मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित नाद होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता। अगली पंक्ति, मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं, रिश्वत देकर तो लोग खून तक पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा, यह सरासर अन्याय था। अगली पंक्ति, मैं थानेदार का लड़का एक नीच जाति के लौंडे के हाथों पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। अगली पंक्ति, बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। अगली पंक्ति, मैं दूर ही से पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। अगली पंक्ति, डिप्टी साहब का साइस हूँ। अगली पंक्ति, सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अगली पंक्ति, अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा, मैंने धांधली की, बेईमानियाँ की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदा कर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता।